तो बाबूलाल जी को हम बता दे रहे हैं कि जिस तरह से चाय में गिरी हुई मक्खी रहती है, उसी प्रकार का जो उनका हालत आज की बीजेपी में हो गई है। भले वो दिखे राम जी इसीलिए हार गए हर सीट, उनके पास सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार नहीं है। क्या इसमें पिछले 5 साल का गठबंधन के जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? राजधनवार विधानसभा में पलायन का कितने मामले होंगे? बहुत सत्ता का लोभ जो है, सत्ता का चस्का जो है, वो इस प्रकार से इनको लगा हुआ है। अगर वो 2 महीना 3 महीना रुक ही जाते, उनको अपने कार्यकाल पर इतना ही भरोसा था 4 साल का, वो 3 महीना रुक जाते, वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते। ये बाबूलाल मरांडी जो है एक अवसरवादी नेता रहे हैं और हमेशा किसी न किसी विधानसभा में आप कह रहे हैं कि हमें अगर जनता चुनती है तो एक सवाल यहाँ निकलता है, क्या JLKM JBKSS राजधनवार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजदेश रतन को ये देश में एक चुनाव का दौर समाप्त हुआ है, लोकसभा चुनाव। देश में सरकार भी 3.0 यानी नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनी। अब बारी आ गई है झारखंड प्रदेश के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। यहाँ फिर से सरकार चुनी जाएगी, लेकिन अभी पिछले 5 सालों से गठबंधन की सरकार है, उतार चढ़ाव भी है। आज मेरे साथ आईना प्लस के स्टूडियो में राजदेश रतन जी हैं बात करने के लिए। प्रदेश के तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियोस लंबी हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे ही मुद्दों पे बात करेंगे, और क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो जी की जो पार्टी है JBKSS JLKM, उनके केंद्रीय सचिव हैं जो एक बड़े ओहदे पे हैं। बहुत ही बारीकी से बात रखते हैं, कई बार मेरे चैनल पे रखे हैं। चुनाव के बाद ये पहला इनके साथ मेरा साक्षात्कार है, और वो भी अपने स्टूडियो में। हम सबसे पहले आपका यहाँ खैर मकदम करते हैं, आपका जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और साथ में आईना प्लस देखने वाले तमाम झारखंडी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। झारखंड की जो अभी सियासत है, अभी उतार चढ़ाव के बीच में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। आपकी भी पार्टी JLKM चुनाव लड़ी है, काफी जगह अच्छा प्रदर्शन रहा है। जयराम महतो भी गिरिडीह में लगभग अच्छा प्रदर्शन किए हैं। आप एक केंद्रीय सचिव होने के नाते ये सारी प्रकरण को, जो जयराम जी का 3.5 लाख लगभग वोट आना, संजय मेहता का, और भी आपके ही लोकसभा कोडरमा से, क्योंकि आप धनवार विधानसभा से आते हैं, ये सारे प्रकरण को राजदेश रतन एक केंद्रीय सचिव होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप इस तरह का, जब हम लोगों ने 8.5 लाख वोट के इर्द गिर्द जो है वो हासिल किया झारखंड में, तो सबसे पहले ये एक बदलाव का बड़ा सुगबुगाहट है। हम लोग, आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग वर्तमान में अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब हम लोग चुनाव में आए, हम लोगों को लगा कि नहीं, जनता के बीच की आवाज थी कि अगर यदि आपके लिए लोग सोच रहे हैं, और अगर यदि वो लोग आपको वोट देना चाहते हैं और आप उसका विकल्प नहीं देते हैं, तो उस परिस्थिति में वो पब्लिक या वो जनता का रुझान जो वो कहां शिफ्ट होगा। हम लोगों ने इस स्थिति में समझा कि नहीं, लोकसभा एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जहां पर जो हमारे समर्थक हैं, जो झारखंडी विचारधारा का समर्थन करते हैं, माननीय जयराम जी का समर्थन करते हैं, इन लोगों को एक विकल्प के तौर पर हम लोग लिए और चुनाव लड़े। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के लोगों को, समर्थकों को, वोटरों को, जिन्होंने हम लोगों को इतना वोट दिया। अब उस सुगबुगाहट से हम लोगों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ा है, और हम लोगों को लग रहा है कि 2024 का विधानसभा का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक होगा, और तीसरे एंगल के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग प्रदेश में बहुत सशक्त एक आइकॉन के रूप में हम लोग उभरेंगे। ये एक भी सीट आपका नहीं आया है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है। आपको लगता है कि कमियां कहाँ रह गई? निश्चित रूप से एक बात समझिए कि चुनाव जब कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीतना ही होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग सीमित स्रोत में चुनाव लड़े हैं। हम लोगों के पास संसाधन की कमी रही, हमारा जो संगठन था वो जमीन पर नहीं था, और एक नई नवेली पार्टी होने के नाते, संगठन होने के नाते हम लोगों को राजनीति तो आ रहा था,
लेकिन कहीं ना कहीं कूटनीति में हम लोग पिछड़ गए। इसलिए हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो सारी चीज का कमी रहा उसको दूर करके और 24 का विधानसभा में अपनी पूरी शक्ति लगा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और परिणाम बहुत सकारात्मक होगा, ये बात हम दावे के साथ आपको कहते हैं। अब विधानसभा की चुनाव नजदीक है, कभी जो चुनाव आयोग है उनका बयान आता है, खबर कि पहले भी चुनाव करने की तैयारी है समय से पहले, तो ऐसे में आपकी पार्टी का क्या तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपनी पार्टी में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसमें से एक है कि हम लोगों ने संसदीय बोर्ड का निर्माण किया है, केंद्रीय कोर कमेटी का निर्माण किया है और एक चुनाव समिति भी बनाया है। साथ में आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक केंद्रीय चयन समिति बनाए हैं और जो हर जिले में जाकर के जो है वो जिला स्तरीय जो कमेटी विस्तार होता है वो लगातार हर जिले में जाकर के कर रही है, जिसके चलते ये फायदा हो रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संगठन के साथ जुड़ना चाहता है वो आता है, अपनी विचारधारा को रखता है और हम लोग उसके जुड़ने पर विचार करते हैं। साथ में हम लोगों ने एक नया मापदंड भी तैयार किया है। आप देखोगे कि पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ है जहां पर हम लोगों ने शैक्षिक योग्यता, उसका किसी भी व्यक्ति का आंदोलन में किस तरह का जो है वो हिस्सेदारी रहा, किस प्रकार से उसने आंदोलन को लीड किया है, उसका जनमानस और क्या सरोकार रहा है जनता के साथ, इन सभी जो जितने भी डायनेमिक्स हैं सारी चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान रख करके और उन लोगों का चुनाव कर रहे हैं और अभी तक लगभग 5 से 7 जिला में जो है वो हम लोग अपना जिला का विस्तार कर चुके हैं। अभी जो आप चुनाव कर रहे हैं जिला कमेटी विस्तार का, वो एक इंटरव्यू टाइप में देख रहे हैं। जेपीएससी यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, किसी का साक्षात्कार लिया जा रहा है नौकरियों के लिए, आप जेएलकेएम जो ये इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ मेरे नजर में तो नहीं, लेकिन इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब भी आप इस बात की बात करेंगे तो आप याद कीजिए कि हमारे पार्टी सुप्रीमो जो है हमारे संगठन के श्री जयराम कुमार महतो जी, वो एक बात बहुत अच्छा बोलते हैं, हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि सड़क से सदन तक कोई भी बात अगर यदि आपको पहुंचानी हो तो आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। आप समझिए, हम लोग जब इसी बात के साथ अपनी पार्टी और आंदोलन की शुरुआत करते हैं, इसका मतलब हम लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि ऐसे नेताओं का चयन होना, ऐसे कमेटी में लोगों का होना जो लड़ाई लोगों से लड़ सके। जैसे आप एक सामान्य तौर पर समझिए कि किसी जिला में या किसी भी अगर यदि आप आंचलिक कार्यालय में पहुंचते हैं तो अगर यदि आप देखेंगे कि लोग अपने मुखरता से बात को नहीं रख पाते हैं तो इंसाफ नहीं हो पाता उनके साथ। इसलिए हमको लगता है कि किसी भी गरीब गुरबा या जिसकी आवाज आज तक समाज में दबी रही है, इन लोगों का अगर यदि आप आवाज बनना चाहते हैं, एक बुलंद तरीके से चीजों को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते हम लोगों ने जो है वो एक शैक्षिक बार को स्टैंडर्ड तरीके से रखा है और साथ में इस तरह का इंटरव्यू लेकर के हम लोग लोगों का चयन करना चाहते हैं ताकि वो लोग उन लोगों का आवाज बन सकें जिनकी आवाज आज तक दबी रही है समाज में। उसकी उसकी तैयारी है। देखिए, आप जो है राजधनवार विधानसभा से आते हैं और विधानसभा में आपकी भी एक अच्छी पकड़ है, हम इस पे सवाल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पिछले 5 साल का गठबंधन के जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको लगता है कि ये एक मतलब क्या कहेंगे कि अवसरवादी सरकार रही है, स्पष्ट रूप से इस बात को बोला जा सकता है। माननीय सोरेन साहब ने जो है वो खुली छूट दे करके रखी थी, क्योंकि उनके सारे जो कुर्सी है उस कुर्सी के जो पैर हैं सब अलग अलग है और सारे पैर हिल रहे हैं और उन पैर को हिलने वाले पैर को एक साथ जमा करने के लिए आप देखते होंगे फेविकॉल का प्रचार होता है, तो वो फेविकॉल जो है वहां धन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने जितने भी सरकार में लोगों को खुली छूट दे करके रखी। यही कारण रहा कि आप प्रदेश में देखेंगे कि जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाओं में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कदाचार जो है वो लिप्त आपको मिला और सारे चीजों पर जांच करने की जरूरत है। आप जांच करेंगे तब निष्पक्षता से पता चलेगा कि इन लोगों ने जो है, क्योंकि जब इतना बड़ा कहीं पर भी स्कैम होता है, हम डायरेक्टली इस बात को आपके सामने कह रहे हैं कि जब कोई भी आप एक एक सेंटर पर 500-500 लोग देख रहे हैं कि पीजीटी में पास हो गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि सरकार जो है वो पैसा कमाने की मशीन और एटीएम बन करके रह गई है। और हमको पूरा भरोसा है कि जनता जो है वो इस बात का जवाब देगी। माननीय सोरेन साहब को कोर्ट ने जरूर राहत दिया है क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से हमको दिख रहा है, हमको लग रहा है कि जनता उनको राहत नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों के खिलाफ वादा खिलाफी। चंपई सोरेन का कार्यकाल जो पिछला 5 महीना रहा है, वो उसको कैसे? हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सच में आपको बताना चाहते हैं कि हमको नहीं लगा था कि इस तरह की बचकाना निर्णय जो है
वो मैंने क्या कहते हैं हेमंत सोरेन साहब लेंगे। सो हमको लगा कि उनको एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने पर ही इंटरेस्ट है। हमको ये पता नहीं था कि उनका मुख्यमंत्री होना इतना अनिवार्य है या उनके परिवार के लोगों का मुख्यमंत्री होना इतना अनिवार्य है। आज तक हम इतना ही बात समझ पा रहे थे कि वो प्रदेश में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसकी आवाज हक हुकूक की लड़ाई हो सके और झारखंड में जो है वो उन आदिवासियों के हितार्थ की बात हो सके। लेकिन उसमें इन्होंने एक नया कड़ी ऐड कर दिया है कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पर्सनल अपने परिवार से या खुद का मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी है। आप यार क्या कारण रहा होगा? नहीं, ये तो सिर्फ नहीं, ये तो सिर्फ लोभ है। आपको बता देना, सत्ता का लोभ जो है, सत्ता का चस्का जो है वो इस प्रकार से इनको लगा हुआ है। अगर वो 2 महीना 3 महीना रुक ही जाते, उनको अपने कार्यकाल पर इतना ही भरोसा था 4 साल का, वो 3 महीना रुक जाते, वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते। इसमें दिक्कत क्या था? ये एक तरह का आपको हम बताना चाहते हैं कि सम्मान छीनने का वो काम किए। ये और इसका जवाब जनता देगी, आपको बता दें। चंपई सोरेन जी बोल रहे हैं कि हमने उनकी अनुपस्थिति में एक आदेश आया संगठन का, उस खाली जगह को मैंने भरने का काम किया, और जब हमारे सुप्रीमो आ गए हैं और संगठन का जब निर्णय हुआ तो मैंने फिर वापस दे दिया है। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात को मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने जगह को भरा वो तारीफे काबिल थी। अगर यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, एक फिल्म हमने देखी थी, नायक फिल्म आया था, उसमें एक दिन के लिए एक व्यक्ति को सीएम बनाया गया था, हीरो को, और उस नायक ने साबित कर दिया था कि एक दिन में बहुत सारा काम कर सकता है। उसने 3 महीना का जो पीरियड रहा, उस 3 महीना के पीरियड में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस बात को साबित किया कि वो मुख्यमंत्री के तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं। भले वो शांत रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बात को बार बार बोलते हैं उसको कर सकते हैं। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने राज्य को चलाया और उनको अभी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। बीच में युवाओं की जो युवाओं का स्थान कहाँ है? युवाओं का स्थान जेबीकेएसएस में है, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में प्रदेश में उभरेंगे। युवा का उल्टा वायु होता है और ये लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। वायु को आप रोक नहीं सकते हैं, आप कितने भी शक्ति लगा लीजिए, उसको जहां पहुंचना है वो पहुंचेगा। हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वायु और युवा दोनों जेबीकेएसएस और जेएलकेएम के पक्ष में है, और स्पष्ट रूप से हम लोगों को जो है वो एक इस तरह का आइकॉन मिलेगा, एक इस तरह का एंगल में हम लोग सरकार के नजदीक चले जाएंगे जहां पर ये लोग बिना हम लोगों के समर्थन का, तो कोई भी यहाँ पे प्रदेश में आएगी, हम लोगों के बिना समर्थन की सरकार नहीं बनेगी। राजेश जी, आप पढ़े लिखे युवा की बात करते हैं, आप पढ़ाई की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, झारखंड प्रदेश में बदलाव की बात करते हैं। आप राजधनवार विधानसभा से आते हैं। राजधनवार विधानसभा में जब से चुनाव हो रहा है, जब से विधायक बन रहे हैं, सरकार बन रही है देश आजादी के बाद, झारखंड अलग होने के बाद, डिग्री कॉलेज की आप लोग मांग किए होंगे। कितने डिग्री कॉलेज? सिर्फ एक। हमको जितना तक पता है, जितना हम जान पाते हैं राजधनवार को, सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है, वो बहुत पहले का बना हुआ है। माननीय पुनीत राय जो विधायक थे वहां राजधनवार के, उनके द्वारा आदर्श कॉलेज बनाया गया और उसी आदर्श कॉलेज में जो है वो डिग्री की पढ़ाई होती है। इसके अलावा हो सकता है कोई निजी टाइप का जो है वो कॉलेज कहीं कहीं रहा हो, हमको वो संज्ञान में नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलेज को हम देख पा रहे हैं जहां पर वहां पे पढ़ाई होती है। आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो झारखंड प्रदेश के भाजपा के सुप्रीमो कहे जाते हैं, शायद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उन सब चीजों को देख के उसके बाद राज्य शिक्षा मंत्री भी रही हैं, पिछले बार सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी, आप अब जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी हैं। तो इस परिस्थिति को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अवसरवाद की राजनीति है। ये एक कम्युनल बेस किसी भी तरह का जनता के साथ खेल करके, उनकी भावनाओं के साथ खेल करके की गई राजनीति है। जहां तक मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है, आपको बताना चाहते हैं कि उम्र में उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि उनमें राजनीतिक रीढ़ की हड्डी नहीं है, कभी नहीं रही, आज नहीं। जब से वो मुख्यमंत्री बने अल्पकाल के लिए रहे, और अल्पकाल में रहने का कारण रहा कि उनका जो डिसीजन रहा वो बहुत अटपटा तरीके का रहा। उसके बाद उन्होंने जो है वो आंदोलन करके अपने आप को अलग किया बीजेपी के साथ, और टोकरी भर भर करके बहुत सारी गालियां बीजेपी को दी, कोसा भी भर के। और उसके बाद प्रदेश में लोगों को ये लगा कि एक व्यक्ति जो है वो इन चीजों के खिलाफ खड़ा हुआ है, और जैसे ही फिर से उनको लगने लगा कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अब फिर से हमको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है, तो फिर उन्होंने जो है वो अपना पल्ला पूरी तरह से बदल लिया। तो ऐसे अवसरवादी लोगों के साथ आप विकास की बात, बबूलाल निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे अभी विधायक तो वही वर्तमान में है,
तो निश्चित रूप से इस बात को हम मान करके चल रहे हैं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जो है एक अवसरवादी नेता रहे हैं और हमेशा किसी न किसी तरीके से जो है अपने ही लिए वो जिए। इस बार क्या लगता है, इस बार का क्या रहेगा फिर अगर वो चुनाव में आते हैं? अब मुझे पूरा पूरे प्रदेश स्तर पे वो प्रधानमंत्री के द्वारा एक चेहरा बनाया गया है कि बाबूलाल जी हमारे मित्र हैं। नहीं, निश्चित रूप से बनाया गया है और उनको मित्रता का गिफ्ट भी मिल गया 5 सीट हारने के बाद। जिस प्रकार से उनको एक रिजर्व सीट के मैंने क्या कहते हैं सिंबल के रूप में लाया गया था, चिन्ह के रूप में लाया गया था, जिस तरह से 5 सीट सब सारा हार करके और वो बीजेपी को अपना रिवॉर्ड दिए हैं, इससे उनकी मित्रता तो साबित हो गई है। और जिस प्रकार का जो है वो अभी प्रदेश में बातचीत चल रही है, कभी रघुवर जी से बातचीत चल रही है, कभी दूसरे दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो बाबूलाल जी को हम बता दे रहे हैं कि जिस तरह से चाय में गिरी हुई मक्खी रहती है, उसी प्रकार का जो उनका हालत आज की बीजेपी में हो गई है। भले वो दिखे नहीं, लेकिन अंदर खाने जो है ये सारी चीजें चल रही है। अब बात रहा कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका जमीन अब बचा नहीं है धनवार में, उनकी जमीन खिसक चुकी है क्योंकि वो इतने दिनों से रहे हैं। तो धनवार की जनता का मन इस बार क्या कह रहा है? आप लोग पढ़े होंगे, टटोले होंगे, क्या लगता है कि कोई पुराना चेहरा की ओर या फिर जो चुनाव पहले लड़ चुके हैं उन चेहरा की ओर या नया चेहरा, क्या तलाश रहे? नहीं, हम लोग राज धनवार के अलावा जहां जहां भी जा रहे हैं हम लोगों को लग रहा है कि युवाओं के साथ जो है वो लोगों में एक रुझान है और हमको दिख रहा है कि लोग एक जयराम जी को बड़ा आसान्वित तरीके से देख रहे हैं, एक उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इस बार जो युवाओं की सरकार की बात आ रही है तो युवाओं की सरकार तभी बनेगी जब युवा विधायक होंगे। और इस स्थिति में हमको लग रहा है जनता से जिस प्रकार से रुझान मिल रहा है, लोगों से जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इस बार बदलाव का मन बनाए हैं, जिस प्रकार से रोज दौरा हो रहा है धनवार में, हमको पूरा भरोसा है कि 2024 का विधानसभा का जो रिजल्ट होगा राज धनवार का वो सकारात्मक होगा। जयराम जी के मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश तक पहुंचने का जो एक मैंने क्या कहते हैं रास्ता है उसको हम लोग प्रशस्त करेंगे। क्या मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हम लोग इस बात भी एक बात आप बोले थे कि युवाओं का जो रुझान है वो देख रहे हैं आप लोग। हर बार युवा 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 कहते हैं, हर बार कहते हैं आप। राजनीतिक में जो रिफॉर्म करने की जो क्षमता होती है युवा के साथ साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो भी हैं, जो एक उम्र में है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, वो हैं। क्या अनुभवी व्यक्ति आपके साथ हैं जो थोड़ा स्ट्रेटजी बना सके, जो जो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, राजनीतिक में ये बहुत जरूरी है, उस टाइप के लोग को क्या जेबी कैसे समझाएं? बहुत सारे लोग हैं, आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए बुद्धिजीवी आपको युवा ज्यादा मैदान में इसलिए दिखता होगा क्योंकि मैदान में दौड़ भाग का काम होता है और दौड़ भाग का काम जो होता है वो स्ट्रेटेजी से अलग है, इसलिए उसको वो हाँ जो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको हम लोग क्या किए हैं कि एक युवाओं का टीम बनाए हैं और उस युवा टीम को हम लोग जगह जगह पर पहुंच करके लोगों को अपना विचारधारा बताने के लिए बोलते हैं और वो लोग सारे लोग जो हैं वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है एक वॉर रूम होता है, हम लोग जो कि लोकसभा में नहीं बनाए थे लेकिन इस बार विधानसभा में हम लोगों ने वॉर रूम तैयार किया है और वहां पर बुद्धिजीवियों की एक भीड़ है और वो लोग जो है वो गाइडलाइन और प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं। हम लोग युवा होने के नाते जमीन पर उसको जो है वो उतार रहे हैं, इसलिए ज्यादातर आपको भीड़ भाड़ में जो है वो युवा लोग हम लोगों के साथ दिखते हैं। कह रहे हैं जयराम जी इसलिए हार गए हर सीट, उनके पास सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, हमने तो आपको कहा कि चुनाव हारने के कई कारण हो सकते हैं, उसमें हम मानते हैं कि संसाधन की संपन्नता नहीं होना भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और इस बार पहली बार जब हम लोग चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से 90% रिफॉर्म हम लोग कर लिए और जो हम लोगों का हारने का मयार रहा वो वही 10% रहा। तो हम लोग मानते हैं कि उस 10% का जो गैप था इस बार विधानसभा में लोग पाट लेंगे और आसानी से रिफॉर्मेशन भी होगा और सीट भी हम लोग बहुत अच्छा लेकर के आएंगे। राय धनवार विधानसभा में पलायन का कितने मामले होंगे? बहुत अधिक। हम तो सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि राज धनवार का मुख्य समस्या यही है, पलायन और उद्योग नीति का नहीं होना। निजी सेक्टर का कोई भी आप जो है वो वहां पर कल कारखाना नहीं देख सकते हैं, जबकि अगर यदि आप नजर दौड़ाएंगे राज धनवार खोरी महुआ से जब आप निकलते हैं तीसरी तक जाते हैं तो इतनी संभावनाएं हैं जिसका कोई मैंने जगह आप बता नहीं सकते। कई ऐसे जगह हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, हमको पता नहीं चलता है कि क्यों इतना अवसरवाद है वहां के राजनीति में कि कोई भी व्यक्ति आता है, चुनाव जीतता है और अपना परिवार, अपना घर, मुख्यमंत्री यही सब करके और लोग वहां से जनता को ठग करके चले जाते हैं। आप देखिए आजादी के इतने सालों के बावजूद भी थोड़ी सी अगर यदि हवा चल जाए तो वहां पर 2-2 दिन तक लाइन नहीं रहता है। आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग बहुत स्पष्ट है। अगर यदि हमको
आप कहिए कि विधानसभा के तौर पर एक विधायक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, तो हम आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा पहला एजेंडा जो है वो है राजधनवार को एक जिला के रूप में परिवर्तित करने का। जिला निश्चित रूप से, बिल्कुल। अनुमंडल तो है, अनुमंडल है, लेकिन हम मानते हैं कि तीसरी की दूरी, और अगर यदि आप गिरिडीह की दूरी बात करेंगे तो काफी अधिक है। दूसरी बात है, जिस तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक वहां का कंडीशन है, और जिस प्रकार का जनसंख्या का अपना तरीका है, उन चीजों को देखते हुए हमको लगता है कि पहला जो एजेंडा मेरा होगा वो जिला के स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि राजधनवार जिला होना चाहिए। और एक और स्पष्ट रूप से आपको बात बताना चाहते हैं, जो कई चैनल को हमने कहा कि सबसे ज्यादा हमको दिक्कत लगता है कि लोग वहां पर प्रशासन का कॉपरेशन लोगों के तक नहीं पहुंच पाता है। और इसके लिए हम जो तीन हमारे प्रखंड है, तीसरी, गांवा और धनवार, इन तीनों जगह पर विधायक निराकरण केंद्र खोलना चाहते हैं। इसका मकसद यह है कि उस निराकरण केंद्र में ऐसे लोग आए जो अपनी आवाज को थाना में रहे या फिर अंचल ऑफिस रहे या फिर कहीं पर भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते, उनके साथ न्याय नहीं होता है, वो लोग अपना चीजों को लिखित करके दें। और जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन सारे सरकारी योजनाओं का हम लोग इंडेक्स बनाएंगे। हर 15 दिन में लोगों को इस बात के लिए सूचित करेंगे कि ये योजनाएं आई और इन तक पहुंची, ये कहां तक सही है, क्या सही आदमी को इसका लाभ मिला कि नहीं मिला, तो उस पर फिर है संज्ञान लेने की बात है। और अंतिम जो चीज हम महत्वपूर्ण रूप से करना चाहते हैं वो एक हम खोलना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर। उस सेंटर का काम क्या रहेगा कि कितने हमारे इर्द गिर्द में लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी क्या डिग्री है, उनकी क्या पढ़ाई हुई है, और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी कल कारखानाएं हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि 75% निजी सेक्टर में लोगों को काम दिया जाना चाहिए, स्थानीय लोगों का, उसमें हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वहां पे प्लेसमेंट हो। और ताकि जो ये माइग्रेशन का समस्या है वो सिर्फ बोलने से दूर नहीं होगा, वो रोजगार देने से दूर होगा। तो इस परिस्थिति में निजी सेक्टर के साथ साथ हम लोग चूंकि सरकार में अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो जो सरकार की नौकरी, सरकारी नौकरी आएंगी उसमें तो नियोजन हम लोगों का बंपर होगा। आदर्श ग्राम गादी जो है सांसद का, वो प्राथमिक उपचार केंद्र में अब तक कितने इलाज संभव हो पा रहा है, क्या कुछ है? क्योंकि एक बहुत सुर्खियां बटोरा था एक टाइम में वो उपचार केंद्र। देखिए, ये जो हमारे विधायक जी और एमपी हैं ना, ये सिर्फ सुर्खियों बटोरने के लिए ही हैं। ये लोग जन सेवा और मैंने क्या कहते हैं, ये लोग संता के लोभी हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि आप तो बात कर रहे हैं कि गादी का जो है वो आप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, हम तो आपको कह रहे हैं कि राजधनवार का सबसे मुख्य अस्पताल है रेफरल अस्पताल। और अगर 10 रात बच जाती है उसके बाद अगर आप वहां चले जाएंगे तो सामान्य तौर पर जो प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए उसकी भी सुविधा, और वहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप जो इस तरह की बातें करें कि स्वास्थ्य केंद्र में कुछ होगा, वहां पर डॉक्टर और दवा तो नदारा दी है, सिर्फ आप वहां जाकर के फोटो खिंचवा सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, वो सेल्फी पॉइंट बन करके रह गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किसानों की स्थिति क्या है सिंचाई वगैरह को लेके? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के पास और वहां के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उसको लेकर के एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि पिछले बार बरसात में जो है वो धनवार का नौलखा डैम टूट गया, और टूटने के बाद हम लोग उसका आवाज भी उठाए थे। कई लोग उसको देखे, लाखों लोग उसमें हमको रिएक्ट भी किए कि हाँ अच्छी चीज है। लेकिन आज तक उस बरसात से ये नई बरसात आ गई है, और इस नए बरसात में क्या किया गया है कि ठेकेदार के द्वारा और वहां लोकल जो लोग हैं उनसे, मतलब प्रशासन में वो लोग मिले हैं तभी ये काम हो रहा है। वहां पर 4 गो पत्थर रख दिया है पानी रोकने के लिए। अब आप बताइए कि जब बरसात होगी, अपने फ्लो पर आएगा बरसात, तो फिर से जो एकड़ों का एकड़ फसल उसके नीचे है वो तो फिर से तबाह हो जाएगा। इसलिए ना इन लोगों को किसान से मतलब है, ना इन लोगों को मजदूर से मतलब है, इन लोगों को न मजबूर से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ सत्ता की बात। आप तो नौलखा डैम की बात कर रहे हैं। किसान का जो होता है खेत तक पानी पहुंचाना, जो किसान है जो सब्जी वगैरह उपजा रहे हैं, अभी जेठुआ का काम चला होगा कुछ दिन पहले, अभी बरसात आ गई है, तो ऐसे में उनके खेतों तक कुछ कोई प्लानिंग है? निश्चित रूप से हमको लगता है कि जब आप किसी भी प्रदेश में, देश में, अगर यदि आप कृषि को उन्नति की ओर लेकर के जाना चाहते हैं तो उसको साइंस के साथ जोड़ देना चाहिए, विज्ञान के साथ जब आप चीजों को जोड़ देंगे। हमारा मानना है कि हमारे विधानसभा में जो है वो वैज्ञानिक तौर पर जो है वो खेती होनी चाहिए, और उसके लिए एक जो है वो कृषि को विज्ञान कृषि केंद्र खोला जाना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर किसान आए, ट्रेनिंग लें, और साथ में जो है वो लोकल प्रतिनिधि का ये काम होता है कि बीज का बंटवारा, खाद का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, कैसे जन जन तक पहुंचेगी, इन चीजों का इंडेक्स और संज्ञान जो है लगातार लिया जाए, और ये सारा कुछ हम लोगों के एजेंडा में। रायधनवार विधानसभा में आप कह रहे हैं कि हमें अगर जनता चुनती है तो एक सवाल यहाँ निकलता है, क्या JLKM JBKSS
रायधनवार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजदेश रतन को ये कर दिए हैं। नहीं, हम आपको इस मामले में बताना चाहते हैं कि हम पार्टी का केंद्रीय सदस्य हैं और हम अनुशासन का जो है उदाहरण बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नीचे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और अगर यदि हम ही से इस बात को आप फॉलो करेंगे कि हम अनुशासित नहीं है, इसका मतलब हम लोग पार्टी नहीं चला सकते। बात आप बोले हैं कि जनता चुनती है, नहीं, जनता मतलब जब आपका टिकट कंफर्म मैंने नहीं, मैंने अपने बारे में नहीं कहा, मैंने कहा कि जेल कैंप का कोई भी अगर यदि सदस्य रहता है, कोई भी जो विधायक चुनाव लड़े, उसको चुनने की बात कही। जहां तक बात रहा टिकट का कौन चुनाव लड़ेगा, वो केंद्रीय कमेटी, संसदीय कमेटी और चुनाव समिति हम लोगों की बनी हुई है। हम लोग प्रॉपर मैनर में अनुशासित तरीके से पार्टी में हैं और संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो पूरा प्रदेश में राजधनवर विधानसभा समेत 81 विधानसभा है, मुद्दा कुछ नया है या फिर वही पुराना जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, 1932 खतियान है, झारखंड खनिज संसाधन बचाव है, जो जयराम महतो का जो ये है, तो या फिर कुछ नया है? नहीं, आपको बताना चाहते हैं, आप जब पहले सीढ़ी से ऊपर उठेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे। दुर्भाग्य क्या है कि 24 साल से हम लोग इसी जमीन पर रगड़ रहे हैं और 24 साल अगर इस बात को कहने में लग गया है कि झारखंडी कौन है, तो सबसे पहले तो इसी से डेफिनेशन हम लोग शुरू करेंगे कि झारखंडी कौन है। इससे लड़ाई हम लोगों की शुरू हुई और पहला इसका निराकरण हो। उसके बाद हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर लोकल नियोजन की बात हो। और नियोजन कब होगी? जब स्थानीयता आप डिफाइन कर लेंगे, उसके आधार पर आप नियोजन नीति का निर्माण कर लेंगे, तभी आप जाकर के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे दो प्राइमरी मुद्दा जो हम लोगों का है वो ये है। उसके बाद हम लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर के लिए लेकर के हम लोग बहुत सीरियस हैं। साथ में जिस प्रकार से जमीन का अवैध लूट है, अवैध अधिग्रहण है, चाहे वो कंपनियों के द्वारा हो या सरकारी की मिलीभगत से हो, जिस तरह का बंदरबांट पूरे झारखंड में जमीनों का किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो हमारे मुद्दे में है। नया ये चीज है कि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वहां तक युवाओं को जोड़ें, रोजी रोजगार की बात करें और हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो माने हेल्थ हो, हर सेक्टर में हम लोग जो है वो नयापन इस मामले में दिखाएंगे कि जो मॉडर्न सिस्टम है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए। इम्प्लीमेंट है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे ऑफिस आने के लिए। आप सुन रहे थे राजदेश रतन जी, जो केंद्रीय सचिव हैं JLKM JVV केसेस की, और जयराम महतो के बहुत करीबी माने जाते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। क्या कुछ होगा कि राजधनवार विधानसभा से इन्हें JLKM टिकट देती है या नहीं देती है, वो समय पे देखना होगा। क्योंकि अभी जयराम महतो के द्वारा एक बातें जो खबरें उड़ के आई थी कि 55 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगे। क्या 55 सीटों पे है? और नहीं, हम लोगों ने एक नॉर्म बनाया है कि हम लोग 55 से 60 सीट तक जा सकते हैं। 55 से 60 सीट तक जा सकते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कितने सीटों पे JLKM, प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट अगर कहा जाए इस बार की राजनीति में ना, तो वो जयराम महतो रहने वाले हैं। पहले भी थे, लेकिन जब से गिरिडीह लोकसभा में एक बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, तब से पूरे केंद्र से लेकर प्रदेश तक की बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी की नजर JLKM यानी युवा नेता जयराम महतो के ऊपर है और उनके तमाम जितने भी साथी हैं, जैसे राजदेश रतन वगैरह, तमाम लोगों के ऊपर है। लेकिन क्या कुछ होगा, समय के साथ पल पल की खबर, हर अपडेट मैं आपको आईना प्लस के साथ देता रहूंगा। दीजिए इस कड़ी में इजाजत। जोहार।